दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं चैट बॉक्स में भी, और यस, जो लोग अपना संदेश लेके व्याकुल हैं कि उनकी आवाज यशवंत जी के कानों तक पहुंचे, तो उन्हें ही सबसे पहले अवसर दे दिया जाता है। मुकुल जी, ऐसा आपकी तरफ से कुछ ऐसी आवाजें भी हैं मतलब जो मुझे सर, आज का दिन बहुत ही खास है कि एक लंबे अरसे के बाद आपसे बात करने का, या कहें कि इस माध्यम के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। पहले मैं आपको एक संपादक के तौर पर ही जानती थी, लेकिन जैसे जैसे हम किताबें पढ़ते गए, कुछ ऐसा मुझे लगता है, और मैंने देखा कि आपने इस समाज के हर रंग पर लिखा, आपने समाज की हर मुद्दे पर अपनी पैनी नजर, अपनी दृष्टि आपने दौड़ाई, और आपने हर भाव को आपने शब्द दिए हैं। नई दुनिया से लेकर मोहब्बत की दुकान तक का आपका सफर बहुत ही लाजवाब रहा है। आपने अपने शब्दों के जरिए लोगों को नमस्कार भी कहा और तथास्तु भी, यारी दुश्मनी भी आपने बखूबी निभाई है। लेकिन मैं आपको आहा जिंदगी से जानती हूँ, जहाँ से पत्रकारिता की डगर पे मेरा सफर शुरू हुआ। पत्रकारिता से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में आपके मुख्य आतिथ्य में मुझे मंच संचालन का मौका भी मिला। आपको पढ़ना, हर बार लगातार पढ़ना, दिल दिमाग की कई खिड़कियाँ और दरवाजे खोलता है। एक नया दर्शन मिलता है, एक नई दृष्टि मिलती है। अभी सर, आपसे बात करने के लिए लाइन में बहुत सारे लोग होंगे, सभी आपसे जुड़ना चाहेंगे, सभी अपने सवाल जवाब आपसे करना चाहेंगे, और सबसे ज्यादा आपको सुनना चाहेंगे। तो मेरी सत्ता और संगठन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बहुत ज्यादा समझ नहीं है, फिर भी ज्यादा समय ना लेते हुए 2 सवाल सर मैं करना चाहूंगी। पहला सवाल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, एक पत्रकार होने के नाते। तो सर, जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं कि पत्रकारिता जो है वो डेमोक्रेसी की गार्जियन है, या फिर पावर की स्पोक पर्सन? और दूसरा सवाल सर मेरा साहित्य से जुड़ा है कि क्या आज का साहित्य सत्ता से टकराने का साहस रखता है, क्या पुरस्कारों के मोह में खामोशी की जिद ओढ़ लेता है? सर, इन दोनों सवालों के जवाब अगर आपके चैतन्य जहन से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर असरदार होंगे, जिसे मैं कहीं भी कभी भी कोट कर सकूंगी, कि जैसा कि मुझे यशवंत व्यास सर ने बताया। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने काफी गंभीर सवाल उठाया। जब हम लोग आपकी तरह आपकी उम्र में थे तब हम भी अपने बड़ों से यही सवाल पूछा करते, और एक महान आत्मा की तरह पत्रकार को कहते थे तुम तो डेमोक्रेसी के गार्जियन हो, और इसी तरह साहित्य वालों से कहा करते थे कि तुम लोग तो इस दुनिया को बता सकते हो, चौंका सकते हो। ये सब रूमानी कल्पनाएं हैं जिसके बारे में हम आमतौर पर कुछ घटनाओं के साथ में जोड़ते हुए चीजों को बना लेते हैं। मेरा जहां तक ख्याल है कि कोई एक अच्छा स्टूडेंट भी अपने यहाँ पे कॉलेज में किसी एक अच्छी चीज के लिए लड़ते हुए बहुत खूबसूरत आदमी की तरह निकल के आ सकता है। जर्नलिस्ट उन्हीं लोगों में से एक होते हैं, सिर्फ ये कि उनका माध्यम दूसरा होता है, इतना ही है। आप लोग उनको बहुत ज्यादा ऊंचे आसन पर मत बैठाए कि वो तो ये दुनिया ठीक करेंगे, वो बड़े गार्जियन किस्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है। आपके आसपास भी 50 लोग होते हैं, उनमें से कुछ 2-4 लोग बहुत अच्छे होते हैं, 2-4 लोग हक के लिए लड़ते हैं, 2-4 लोग नहीं लड़ते। तो इसी तरह साहित्य में मैंने कवि की मनोहर कहानियां लिखी ही इसीलिए। आपने शायद मेरी किताब पढ़ी हो, तो उसमें ये होता है कि कवि आदमी कवि कितना खराब है अच्छा है तो भी चल जाएगा, आदमी अगर थोड़ा खराब है तो नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको सत्ता से सवाल वही पूछने चाहिए जो आम आदमी पूछता है। अच्छा साहित्यकार ही नहीं, अच्छे नागरिक का और अच्छे समझदार आदमी का भी लक्षण यही होता है। जर्नलिस्ट से वो अलग नहीं होता, साहित्यकार से वो अलग नहीं होता। कई बार साहित्यकार इतने बदमाश होते हैं कि वो अपने तकिए के नीचे अपने दोस्त की बेटी की फोटो बरामद होने पे वात्सल्य रस पे लिखने लगते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ा। इसका अर्थ ये नहीं है जी, कि वो इस दुनिया को वात्सल्य रस से देखना चाहते हैं, दरअसल वो अपनी बेईमानियों को छुपाना चाहते हैं। तो उन बेईमानियों को छुपाने के लिए आदमी के भीतर के आदमी की जरूरत है। साहित्यकार और पत्रकार से उसको आप अलग करने की कोशिश मत कीजिए, तो ज्यादा आसानी होगी जिंदगी जीने। बहुत बहुत गहरी बात। एक और हम ले लेते हैं संदेश। जी जी, अर्जी हमारे। यशवंत जी नमस्कार। यशवंत जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और मुझे याद पड़ता है कि जब पहली बार जयपुर आए थे तो हम लोगों की मुलाकात
उठी और उसके बाद नवज्योति के संपादक के रूप में आपने बहुत ही शानदार अखबार निकाला। और उस दौर में आपने गांधी हमसे जी यानी खासतौर से मुझसे कुछ असंभव किस्म के काम भी कराए, जिसमें बड़े बड़े उपन्यासों का पुनर्पाठ शामिल था। और जब भी जहाँ भी रहे उन्होंने आपने हमें मौका दिया लिखने का और अपने मन से लिखने का। यशवंत जी असल में बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं और बहुत भले दोस्त हैं, दोस्तों की चिंता करते हैं। और आप उनसे चाहे सालों नहीं मिलो तो भी कभी नेक्स्ट भी जब ले भी लेना मिलेंगे तो वही मुस्कान, फिर दो वही कोई दो खूबसूरत कर लेंगे। अंदाज आपका। आप जितने अच्छे पत्रकार हैं उतने ही अच्छे व्यंग्यकार भी हैं। और मैं समझता हूँ कि मीडिया में इस समय जो लोग काम कर रहे हैं उसमें यशवंत जी का बहुत ही विशिष्ट स्थान है। और हम लोग मिलते रहते हैं गाहे बगाहे, लेकिन इधर थोड़ा कम हो गया कुछ, इनकी भी व्यस्तताएं और हमारी भी व्यस्तताएं। लेकिन यशवंत जी के साथ एक पारिवारिक किस्म का रिश्ता हमारा लगभग पिछले 25-30 साल से बना हुआ है। और मैं यशवंत जी के लेखन और उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे लिखते रहें और उनकी हंसी, उनकी मुस्कान हमें प्रेरणा देती रहे। क्या कहूँ कि आप जैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा दोस्त होना हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। प्रेम जी बहुत शुक्रिया। मतलब इतने दिनों के बाद आपने जिस किसी माध्यम से, अब इसके लिए शुक्रिया मुकुल जी को कहना चाहिए मुझे, क्योंकि उन्होंने बॉक्स एफएम में आपको कह दिया कि मैं यहाँ हूँ। और जाहिर है कि इतनी खूबसूरत बात आप यूं तो कहते नहीं। मुझे एकदम अशोक गहलोत का वो 1999 का प्रोग्राम याद आ रहा है, जन संवाद हमने रखा था जी, जी। आकाशवाणी में। तो कमल श्रीमाली करके एक पत्रकार थे, वो बोले चीफ मिनिस्टर बड़े बाद 6 महीना हूँ दर्शन को नहीं होया। तो फोन के माध्यम से मैं फोन कर रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री साहब हमारे मित्र भी हो। सो आज वही ब्रिज तो का प्रेम जी काम। हमारे जो है बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत प्यारे मित्र हैं। बहुत रेयर किस्म के आदमी है। बहुत बढ़िया जी। कन्नूर के एक स्थान वेलिंगटन तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है जानकर कि देश के सौगंध वरिष्ठ कि सर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर इसे नहीं बजाया तो। श्री यशवंत व्यास आज हमारे कार्यक्रम में बॉक्स एफएम में पधारे हैं। बॉक्स एफएम में उनसे बातचीत करने की मेरी बहुत तमन्ना थी, लेकिन आपकी व्यस्तताओं की वजह से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं इस रूप में हजारों मील दूर बैठकर आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सुनना हमेशा अपने आप को समृद्ध करना है। और मैं ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो आपको निरंतर किसी न किसी मंच पे सुनते रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपको पढ़ते रहे हैं, वो आपके मुरीद हैं। निश्चित रूप से आज बॉक्स एफएम के इस पटल पर आपसे बातचीत में बहुत से नए निष्कर्ष निकल के आएंगे। और जो श्रोता मेरे साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो कार्यक्रम की समाप्ति पर कुछ न कुछ नया अर्जित करेंगे। यशवंत जी इस समय देश के नामचीन संपादक हैं। आपने अमर उजाला समूह में एक पूरा पेज व्यंग के नाम कर रखा है और हास्य रंजनी हर रविवार को हम देखते हैं, जिसमें देश के सुपरिचित और नए व्यंग्यकार प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसा बहुत कम है जब व्यंग को इतना स्थान दिया जा रहा है। आज जबकि पत्र पत्रिकाओं में साहित्य के कॉलम या स्तंभ सिकुड़ते जा रहे हैं या खत्म हो गए हैं, ऐसी स्थिति में यशवंत जी ने अमर उजाला के माध्यम से साहित्य को संजीवनी देने का जो प्रयास किया है वह बहुत ही प्रेरणादायी है। आपसे कई मौकों पर बातचीत भी हुई, मैं आपके कार्यालय में भी आया, आपसे मिला और भी कई कार्यक्रमों में आपसे मुलाकात होती रही। और मुझे हमेशा आपको सुनना, आपका सानिध्य पाना अपने आप को समृद्ध करने जैसा लगता है। आपने आवाज जिंदगी जैसी एक ऐसी पत्रिका की शुरुआत की जो साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान आज भी बनाए हुए है। हालांकि आज वो पत्रिका प्रिंट रूप में नहीं आकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाया होती है और डिजिटल मोड में भी वो पत्रिका सबको लुभाती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने राजस्थान को कर्मस्थली बनाया, दैनिक नवज्योति में भी आपने संपादन किया और आज आप अमर उजाला जैसे बड़े प्रिंट मीडिया समूह के सलाहकार संपादक हैं। बहुत अच्छा लगता है और निश्चित रूप से आज जब आपको इस पटल पे सुन रहे हैं तो और भी अच्छा लगेगा। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और यूं ही रचते रहें
और बेहतरीन रचनाएं हमको देते रहे। आपने व्यंग्य पत्रकारिता में एक नई पीढ़ी को संस्कारित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स बहुत प्रभात। बहुत आभार प्रभात जी कि आप मीलों दूर बैठकर भी हमें याद कर रहे हैं। और सचमुच आते से मुकुल जी से मैंने पहला सवाल यही किया कि हमारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अगर हमने आपके बारे में बात नहीं की क्योंकि आपकी वजह से हमें यहाँ आना था। या प्रभात जी का बहुत प्रेम था, मतलब उनका सपना था कि यशवंत व्यास जी के साथ ये उनका स्नेह है सर। हाँ, कि बट वो अब संयोग कह सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने मील दूर फुटेज पूरी ली उन्होंने। उनका हक था। या मतलब हमारा तो प्रोग्राम ही उन्हीं की बदौलत चलता है जी। बस एक बाइट और अच्छा, एक प्रेमी और है। पत्रकारिता में मेरे रोल मॉडल यशवंत जी को बॉक्स एफएम पे सुनते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यशवंत सर से एक सवाल यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में डिजिटल हो रहा है। आम आदमी भी सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल हो चुका है, लेकिन यशवंत जी ने उस जमाने में डिजिटल को चुना जब लोग .com का नाम भी नहीं जानते थे। तो प्रिंट मैगजीन लिखना, जिस वक्त प्रिंट का बोलबाला था, उस इरा में डिजिटल को चुनना वो कैसा निर्णय था, और उस वक्त के डिजिटल और आज के डिजिटल में वो क्या अंतर देखते हैं? ये सवाल मेरा यशवंत जी से रहेगा। अमित शर्मा। हाँ, अमित बाबू आपने सवाल बड़े अच्छे किए। अच्छे इस मायने में कि मुझे भी समझाते हैं ये सवाल कि मैंने उस वक्त क्यों चुना था और आज के और तब के में क्या अंतर है। असल में जब कुछ भी नया होता है, अभी पिछले 1 साल से तो मैं AI पे ही काम कर रहा हूँ। क्या बात है, तो यही पे किताब भी आने वाली है। उस पे जितना काम होता है, एक मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है कि जो समय से आगे चल रही चीजें हैं उनको बेहतर ढंग से जान लेना चाहिए। बहुत खूब। तो आप जीवन में यही तो करने आते हैं कि आप हमेशा से हैंडपंप पे तो लगे नहीं रहेंगे। लोग जब बहुत सारे वाटर पंप नए सिरे के बन गए हैं और कुछ ऊपर से ही बौछारें होने लगी है, तो आप उन सब चीजों को जान लें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का अमित जी, वो सहज है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि तब का और अब का अंतर क्या है। अब जीवन में सोशल मीडिया की वजह से और इंटरनेट का जो टोटल जाल है, और जिस तरीके से एक सामान्य आदमी के पास भी कितने GB और कितने MB डेटा है जिससे कि वो दिन भर रीलें देख सकता है, तो हम असल में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी, इन सबको हम लोगों ने एक दूसरे से मिला दिया है। क्या बात है। अब बहुत ही आपको पता नहीं चलता कि आपको सरदर्द की दवा बेचने वाला कब सरदर्द बेच गया और कब आपका सर ले गया जी, और उसके बाद भी आप तर्क कर रहे हैं कि हमारा वो सर यहीं का यहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों के बीच में डिजिटल साक्षरता भी बढ़ गई है, समझदारी बढ़ गई है, पहुंच बढ़ गई है, तो अब जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। तो कभी कभी अभी मैं इकोनॉमिस्ट का ताजा आलेख का एक उदाहरण दूंगा, पिछले हफ्ते वाले का, जिसमें उन्होंने बताया है कि विनाइल रिकॉर्ड्स और कैसेट की बिक्री वापस से बढ़ने लगी है। AI की वजह से ये हुआ है कि लोगों को संदेह जीवन में बड़े होने लगे, तो उन्हें लगता है कि ओरिजिनल चाहिए। तो कभी कभी ये होता है ना, जैसे कि फर्टिलाइजर से हरित क्रांति हो गई, अब हम वापस चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद हो। हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, हम लोग वॉइस ATM के रूप में काम कर रहे हैं। AI आया तो सबने कहा भाई अब बंद करो बोरिए बिस्तर। फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं, ओरिजिनल वॉइस होती है। क्या होगा कि अंततः ये आदमी का जीवन महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र का एक बहुत पुराना नावल है, वो छोटा सा नावल था, दूसरा आदमी ऐसा कुछ नाम था उसका, वो उसमें बहुत सालों पहले कल्पना की गई थी, 60s में छपा हुआ नावल, छोटा सा। जब वो लिखते थे हांगकांग के ऐसी नए स्टाइल के नावल उन्होंने बहुत लिखे। तो उसमें ये होता है कि एक द्वीप पे इंसान हम लोग मिलके एक फैक्ट्री बनाते हैं जहाँ पे कि नकली आदमी बन रहे हैं, रोबोट। तो कहीं एक सेक्शन में उसके रग बन रहे हैं, रेशे बन रहे हैं, कहीं पे हड्डियां बन रही हैं, और फिर असेंबल होके वो आदमी की तरह सामने आ रहा है। ये 60 में कल्पना कर ली थी उन्होंने, सोचिए। तो एक समय ऐसा आता है, क्योंकि वो दिखते हैं बिल्कुल आदमी जैसे जी, एक समय ऐसा आता है कि वो लोग संगठित हो जाते हैं और धीरे 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 वो आपको पता नहीं चलता आदमी कौन है और रोबोट कौन, और वो सत्ता उनके ऊपर आ जाती है और वो आदमी को मारना शुरू करते हैं, और अंततः द्वीप पे आग लग जाती है, मगर उसमें 2 लोग बचते हैं, एक लड़का और एक लड़की। उसमें से एक वो है जो रोबोट है और एक वो है जो आदमी है। वो आप ही को पता है सिर्फ,
और किसी को नहीं, और दोनों आग से कूद के जान बचाते हैं, उससे फिर एक अगली नई पीढ़ी पैदा। क्या बात है, क्या बात है। तो जीवन जो है वो इस तरह का है कि वो अपना जल ढूंढ लेता है, और जब आप कितना भी नकली पैदा करेंगे ना, तो एक असली की आत्मा उसके भीतर जैसे ही जाएगी, उस नकली को भी असली कर देगी। गजब, गजब। अजय हमारा के पास बहुत सारे चैट बॉक्स के प्रश्न हैं। जी, अगर वो ठीक ठाक हो और मेरे लायक हो। बिल्कुल। जी। गरिमा लिख रही है, हाँ। आपकी लेखनी में जो व्यंग की धार होती है वो जिंदगी के किस हिस्से से आई? रोजाना की रोजमर्रा की चीजों से, और उनको देख के जब भी आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है, किसी चीज पे खुशी होती है, और किसी चीज को आप क्षुब्ध होते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक चपरासी की रिश्वत और एक कलेक्टर की रिश्वत, इसमें किस अंतर से चाटा जाना चाहिए। क्या बात। विवान पूछ रहे हैं, आज के यूथ को आप कौन सी 3 किताबें पढ़ने की सलाह देंगे? कोई अपनी खुद की किताबें तो कहेगा नहीं पढ़ने के लिए, तो हम वो सलाह दे देते हैं कि वो यशवंत व्यास जी की तीनों किताबें पढ़ें आने वाली भी। वो ठीक है, लेकिन कई सारी ऐसी किताबें हैं जिनको अलग अलग कारणों से पढ़ा जाना चाहिए। उसमें अगर अल्केमिस्ट आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अल्केमिस्ट को पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी में आप भाषा के लिए पढ़ना चाहते हो, निर्मल वर्मा की वेदिन पढ़ना चाहिए, और जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म पढ़ना चाहिए, 1984 पढ़ना चाहिए। ये किताबें इसलिए पढ़नी जरूरी है कि आपकी जिंदगी, इवन अल्बेर कामू की प्लेग पढ़ना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि हम दूसरे के दुख में देखते हुए खुद सुखी होने की कल्पना कैसे कर सकते। क्या बात है। अगला सवाल मधु का है, क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपने कुछ लिखा हो और वो छपा नहीं हो, उस अनुभव ने कुछ सिखाया हो आपको? हाँ हाँ, ऐसा होता था। अरे आपको जब आप नए नए होते हैं लिखने वाले, तब आपको बहुत अच्छा, आजकल तो जमाना बदल गया आप लोगों का, ईमेल का है। तब हमारे एडिटर जो होते थे, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, है ना, इस तरह के एडिटर थे, रघुवीर सहाय, विनोद, वो जो वहाँ जो अरविंद जी थे, माधुरी के एडिटर। तो सबसे सुंदर वापसी का जो कार्ड था वो उनका था, माधुरी वालों का, क्योंकि सबसे ग्लैमरस था। इतना बढ़िया कार्ड था कि वापसी का भी आप उसको फाड़ के फेंकना नहीं चाहते। लेकिन कितना दुख होता था जब आपकी रचना बहुत अच्छी है, मौलिक है, पर हम इसका प्रकाशन नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे पास में ऐसे एडिटर्स थे, वो तो शुरू में सबके साथ होता है, वो बाद में तो ये हुआ कि एक जगह नहीं छपती थी, दूसरी जगह भेजती तो वहां छप जाती थी, और मुझे काफी अच्छा पैसा मिलता था। मतलब उस जमाने में भी मैंने खूब लिखा है और हर भाषा में लिखा है। लेकिन कुछ अच्छे एडिटर उस वक्त थे, जैसे अच्छे एडिटर ने, सारे अच्छे एडिटर थे, आपको नहीं मिले तो अच्छा क्या करें हम, मतलब आपके हिसाब से नहीं हुआ तो अच्छे नहीं हुए, ऐसा नहीं है। मनोज श्याम जोशी ने, आप सोचिए, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में सर्वे का अर्थ नहीं जानता था, मैंने एक उनको कोई रचना या कुछ शीर्षक भेजा कि मैं इसमें परिचर्चा कुछ करना चाहता हूँ। उस टाइम पे परिचर्चाएं बहुत होती थी। तब क्या होता था कि बड़े राइटर्स को आप एक किसी विषय देते थे, और वो आप उनसे बात करके इकट्ठा करते थे, और फिर आप एडिटर को भेज देते थे, फिर वो छापते थे इसको। कोई एक सब्जेक्ट होता था जो करंट होता था, और धर्मियों का हिंदुस्तान में इस तरह की बहुत इस तरह चलन था, ताकि ताजे विषय पे सब लोगों की बात आ सके। तो मैंने कोई विषय भेजा, अच्छा, तब क्या करते थे, जवाबी पोस्ट कार्ड हुआ करता था, एक तरफ जिसका चेहरा होता था, दूसरी तरफ एड्रेस होता था। एक तरफ आप अपना पता लिख देते, एक तरफ उनका पता लिख दिया, वो उस पर लिख दिया, मैंने कहा ये विषय आप भेजें। मनोज श्याम जोशी ने इतनी लंबी चिट्ठी लिखी उसमें कि आप इसकी बजाय ऐसा करो कि गांव में वहां जाओ और वहां पे फैशन को लेके कितना चेंज आ रहा है, इसको लेके एक सर्वे करो, और सर्वे मुझे भेजो, उसको अवश्य छापे। ये मैं अपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। तब एडिटर ऐसे वो करते थे। धर्मयुग में मेरे व्यंग छपते थे, तो धर्मवीर भारती नोट करके भेजा, इसके अंदर थोड़ा सा अगर इसको बदल दिया जाए तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। ये चीजें लिखने वाले लोग थे उस वक्त एडिटर। मेरा लेटर टू एडिटर छपा था बहुत ही जल्दी, हाई सेकेंडरी की बात है लास्ट में, और लेटर टू एडिटर भेजता था मैं, तो भी वो लेटर टू एडिटर को सटायर बना के छाप देता रज्जू बाबा मिड वीक में, और वो मिड कॉलम, मिडिल कॉलम होता था, अद्विच नाम था उसका, और उसमें छपते थे। तो ये तो कभी वापसी तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको अच्छे एडिटर मिल जाए तो जी बात ही अलग है। ये तो अच्छा अनुभव है। जी। राहुल लिख रहे हैं गुवाहाटी से, जी सर, मोहब्बत की दुकान नाम पर आपको कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी ने कॉपीराइट तो नहीं भेजा ना? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि मोहब्बत का कॉपीराइट किसके पास है, बेचारे लैला मजनू के पास भी नहीं था, जो कि ओरिजिनल थे। और ऐसा कहते हैं लैला मजनू शादी नहीं कर सके, इसलिए वो कभी कॉपीराइट का दावा नहीं कर सकते।
क्या बात है। वर्धन लिख रहे हैं, जब कोई आपका लिखा फेसबुक स्टेटस की तरह कॉपी पेस्ट कर देता है तो कैसा फील होता है? कुछ मतलब एक तो असल बात ये हुई कि मैंने फेसबुक पे काम बहुत मतलब है नहीं, नाम ऑफिस चलाता होगा अकाउंट, मैंने कभी फेसबुक पे ज्यादा कुछ आवाजाही नहीं की। लेकिन कोई कर दे तो ठीक है भाई, अब कॉपी पेस्ट ही कर रहा है ना, हो सकता है आपके विचारों को आगे बढ़ा रहा हो, ईश्वर उसका साथ दे। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। हाँ, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। गगनदीप लिख रहे हैं, आपकी बियर्ड अमिताभ जी जैसी है और आपने एक किताब भी लिखी है अमिताभ का एक, क्या वो जी। आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं? इंस्पिरेशन तो अलग तरीके से, लेकिन अमिताभ उस तरह से इंस्पिरेशन तो नहीं रहे। मगर ये बीएड का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो संयोग की बात है। एक समय ये के मेरी साथ दाढ़ी उनकी दाढ़ी एक हाँ सी। एक जैसी है। जी, जी। नीलकमल लिख रहे हैं मध्य प्रदेश से, रीवा से, हम्म। आजकल के लिटरेचर फेस्टिवल के तौर तरीके आपको अच्छे लगते हैं या नहीं? उस तरह से तो नहीं, क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल बेसिकली पेज 3 की पार्टियां हैं जिनकी थीम है लिटरेचर। क्या बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया गया जी, तलवार से। वो करते हैं, सब लोग करते हैं। देखिए, साहित्यकारों के साथ में एक समस्या है, वो चाहते भी हैं कि वो फल खा लिया जाए जो वर्जित है, लेकिन उसके बाद उस फल को खाने के बाद जो आपके भीतर ज्ञान आता है, उससे भी परहेज किया जाए। तो शाम को हम वैसे कपड़े पहन के उनकी रात की पार्टी में उनके यूनिफॉर्म फॉर्मल कौन से कपड़े पहनने हैं उसके हिसाब से रामबाग में जाने को आतुर भी रहते हैं, और उसके बाद में फिर पैरेलल भी होना चाहते हैं। दो चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। अब जो जिसको निभा ले जाते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करे।